एनसीईआरटी सार संग्रह कर रहे थे हम लोग, और इसका पहला पार्ट हम लोगों ने अपलोड कर दिया था। पॉलिटी कर रहे हैं हम लोग, एनसीईआरटी सार संग्रह, और अभी हम लोग करने वाले हैं चैप्टर उपराष्ट्रपति से शुरू, और जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम लोग इसमें कवर करेंगे। स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको बिना देर किए। भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं, इनके निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य शामिल होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के संबंधित प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के तरह ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों के समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, और यही उसका निर्णय अंतिम भी होता है। उपराष्ट्रपति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 63 जो प्रावधान की बात करता है। अनुच्छेद 64 में यह वर्णन है कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन होता है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। 67 उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करता है। 68 उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण। आकस्मिक रिक्ति है तो उसके लिए कार्यकाल, इसका वर्णन है। 69 में शपथ का, और 70 में आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्य के निर्वहन का वर्णन है। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जितने भी हैं ये सारे प्रावधान 71 में हैं। भारत के कुछ प्रमुख उपराष्ट्रपति को देख लिया जाए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 62 तक रहे। प्रमुख नहीं, इसमें हम लोग सारे राष्ट्रपति को देख लेते हैं, उपराष्ट्रपति को सॉरी। डॉक्टर जाकिर हुसैन 62 से 67। वाराहगिरी वेंकटगिरी ये 1967 से 69 तक रहे। गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974 तक रहे। बीडी जत्ती ये 1974 से 1979 तक रहे। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये 1979 से 84 तक रहे। श्री आर वेंकटरमन 84 से 87 तक। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 87 से 92। के आर नारायणन 92 से 97। कृष्णकांत जी 97 से 2002। भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007। हामिद अंसारी 7 से 17, 2 टर्म रहे ये। मुप्पवारुप्पू वेंकैया नायडू 2017 से 22, और जगदीप धनखड़ जी 2022 से अभी तक हैं। ये जो एनसीईआरटी है ये लेटेस्ट रिलीज्ड रिसोर्स है, और एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट बिंदु है उसको इसमें बहुत इंटरेस्टिंगली कवर किया गया है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन इन्हीं के स्मृति में टीचर्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा में। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने की स्थिति में उनका जो रेजिग्नेशन है वो उपराष्ट्रपति स्वीकार करते हैं। उपराष्ट्रपति का जो पद है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किसी सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, तो ये राज्य विधान परिषद के। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? तो ये उपराष्ट्रपति को। एक बार दोनों की तुलना देख लेते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की तुलना। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो वो राष्ट्रपति होगा। राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो वो उपराष्ट्रपति होगा। भारत के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के साथ साथ दिल्ली एवं पुद्दुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में अगर बात की जाए तो इसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, और विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। दोनों सदनों के सदस्य में मनोनीत और निर्वाचित दोनों शामिल है, दोनों मिलकर भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने वाला जो प्रस्ताव है ये केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
यहाँ गलती से 4 लिखा हुआ है, ये 3 होगा। राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाअभियोग है और वो किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित नीति पर भारित होता है। नेक्स्ट चैप्टर है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। केंद्र सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य है, मीन्स राज्यसभा के सदस्य है, तो ऐसे में एक नुकसान होता है कि वो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। और इससे ये बात भी याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा दोनों में किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन अगर राज्यसभा अर्थात उच्च सदन के सदस्य होते हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएंगे। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के अधीन होती है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए जो सदस्यों की न्यूनतम संख्या है वो 50 है। भारत के प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन के सदस्य होते हैं? तो सामान्यतः लोकसभा, लेकिन राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बनते हैं। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 75 है ये प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद के आकार और उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। मंत्रिमंडल में जो कुल मंत्रियों की संख्या होती है प्रधानमंत्री को मिला के, तो ये लोकसभा के सदस्यों की जो टोटल संख्या है इसके 15% से अधिक नहीं होगी, ये नियम है। और ये लाया गया था 91वां संविधान संशोधन 2003 में। संसद के सदस्य नहीं होने पर भी कोई व्यक्ति अधिकतम 6 महीने तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है। यानी कि ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपको मंत्री रहना है तो आपको संसद का सदस्य बनना ही पड़ेगा, बिना बने भी रह सकते हैं, लेकिन वो अधिकतम आयु 6 माह है। अब हम लोग केंद्र में जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 257 जो है ये राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस तरह से प्रयोग करने का प्रावधान करता है जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। लाभ का जो पद है इसका निर्धारण संसद और राज्य विधान मंडल द्वारा किया जाता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं इसको। ये आप कई सारी योग्यताओं में देखते होंगे, लाभ के पद पर आसीन ना हो। तो ये लाभ का पद क्या है, इसका जो डिसीजन है वो लेते हैं संसद और राज्य विधानमंडल। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका जो है विधायिका के अधीन होती है। जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में गृह मंत्री और बाद में रक्षा मंत्री का काम कैलाश नाथ काटजू ने किया था। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री श्री R.K. षणमुगम चेट्टी थे। भारत के किस प्रधानमंत्री का निधन हुआ था, आकस्मिक हुआ था और विदेश में हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में नहीं गया? तो ये चौधरी चरण सिंह जी हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये अनुच्छेद 352 क्लॉज 3 में है। श्वेत पत्र जो है वो भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? तो गोपाल स्वामी अयंगर के उस पे। अब हम लोग मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर देख लेते हैं। देखिए, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद में जो होते हैं वो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, राज्य स्तर के मंत्री होते हैं और उपमंत्री रहते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद में संवैधानिक निकाय है ये और इसका वर्णन अनुच्छेद 74-75 में है। सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त शक्तियाँ प्राप्त होती है, हालांकि इनके जो कार्य है वह मंत्रिमंडल डिसाइड करती है। ठीक है, मंत्रिमंडल जो निर्णय लेती है इसका क्रियान्वयन करने का काम मंत्रिपरिषद का ही होता है। तो ये आपने देखा। अब हम लोग मंत्रिमंडल को देखते हैं। देखिए, मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के ही मंत्री होंगे। 44वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया। याद रखिएगा, मूलतः नहीं था। व्यवहारिक रूप में मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण भी मंत्रिमंडल ही करता है। नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए यह मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है तथा निर्णय के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। अब एक क्वेश्चन पूछ देता है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला चैप्टर है महान्यायवादी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग। ठीक है,
महान्यायवादी, ये आपको एक पोस्ट है जो भारत सरकार के जो वकील है, आप इस तरह से समझ सकते हैं। भारत के टोटल जो होते हैं 3 विधि अधिकारी होते हैं, एक महान्यायवादी, एक महाधिवक्ता और एक अपर महाधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। भारत के जो पहले न्यायवादी थे, महान्यायवादी वो MC सीतलवाड़ थे। महान्यायवादी का काम होता है कानूनी विषयों पर परामर्श देना। भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी यही होते हैं। और महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो भारत सरकार का। राष्ट्रपति और महान्यायवादी के बीच कुछ कार्यों का सौंपा जाना होता है, तो देख लेते हो क्या है। भारत सरकार से संबंधित मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होने का काम महान्यायवादी करती है। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना और सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार भी AG के पास होता है। अनुच्छेद 76 का जो क्लॉज 4 है, उसके अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। भारत के जो महान्यायवादी होते हैं संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाही में सम्मिलित होने इसका अधिकार रखते हैं। वोट नहीं दे सकते, ये याद रखिएगा, इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता है। सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं ये महान्यायवादी के अधीनस्थ होते हैं, इनके अधीन कार्य करते हैं। वर्तमान में जो भारत के महान्यायवादी है ये R वेंकटरमणी है। महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद होता है, जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक न होकर मात्र वैधानिक होता है। बहुत प्रयास से इन सब चीज़ों को लाया जाता है। अगर आपको ये प्रयास पसंद आ रहा हो, आपके लिए यूजफुल लग रहा हो, काइंडली लाइक कीजिएगा और अन्य लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक V नरहरि राव थे। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है महाधिवक्ता। संसद की जो लोक सेवा समिति होता है उसके बैठक में कैग और महालेखा परीक्षक मीन्स CAG और AG दोनों ही उपस्थित रहते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के पद का जो सृजन है ये संविधान द्वारा किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल का जो टेन्योर मीन्स कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके मार्गदर्शक होते हैं? तो लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक होते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक यानी चीफ गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी कहा जाता है। राज्य एवं केंद्र सरकार के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कैग करता है। नियंत्रक एवं महालेखाकार के पेंशन एवं भत्ते जो है भारत की संचित निधि पर होते हैं। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 148 और इसका संबंध जो है वो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति और पदमुक्ति से है। अनुच्छेद 149 का संबंध है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियों से। तो ये सब कैग के अंतर्गत चल रहा है। ये 4 अनुच्छेद याद रखने, 148, 149, 150। 150 में संघ तथा राज्य के लेखा प्रारूप के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देना है और 151 में है कि वो अपना रिपोर्ट सौंपेंगे मीन्स राष्ट्रपति को ही अपना रिपोर्ट सौंपते हैं। एक और चीज़ है, कैग जो होते हैं ये अवकाश प्राप्ति के बाद किसी भी सरकारी पद को धारण नहीं कर सकते हैं। तो कैग जो है आफ्टर रिटायरमेंट किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट को, गवर्नमेंट ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा संसद। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 है। लोकसभा अध्यक्ष जो अपना त्यागपत्र देते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों के जो राज्यों के मध्य आवंटन है वो 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। भारत में जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं ये लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। राज्यसभा की जो एकांतिक शक्ति है इसके अंतर्गत 249 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है राज्यसभा की एकांतिक शक्ति। संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित प्रावधान है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां भी प्राप्त हुआ है और इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 105 में है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, लोकसभा और राज्यसभा की जो गणपूर्ति होती है जिसको कोरम कहते हैं, ये टोटल सदन के कुल सदस्य संख्या के 1/10 होती है। मतलब इतना होना चाहिए तभी सदन की कार्यवाही आगे बढ़ती है।
राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष है और संसद के किस सदन का अध्यक्ष जो है वो उसका सदस्य नहीं होता है। संसद का जो 2 सदन है, लोकसभा, तो उसी के सदस्य होते हैं जो अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, मीन्स उपराष्ट्रपति। विधि निर्माण करने की शक्ति 253 में है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन सम्मिलित होते हैं। संसद जब कहा जाता है तो उसमें राष्ट्रपति भी है और लोकसभा और राज्यसभा भी है। राज्यवार जो सीटों का बंटवारा है वो 2026 तक के लिए किया गया है। 31वें संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया था। प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने के पहले भी इसे भंग कर सकता है। तो ये प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर होती है। अब कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, उसको हम लोग देख लेते हैं। संसद से जुड़े जो बहुत इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 79, इसमें संसद के गठन का प्रावधान है। 80 में राज्यसभा की संरचना है, 81 में लोकसभा की संरचना है, 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन है, 84 में संसद के सदस्य की योग्यता है, 85 संसद के सत्र, 17 व विघटन से जुड़ा हुआ है, 86 राष्ट्रपति द्वारा सदन को संबोधित करने से है, विशेष संबोधन 87 में है, 88 में सदनों के संबंध में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार है, 89 में राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति का वर्णन है, राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्तियां त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना 90 में है। 91 जो है वो सभापति के कर्तव्य के निर्वहन से जुड़ा हुआ है। 92 राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन नहीं होने से है। 93 लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष से है। 94 में उनकी रिक्ति त्यागपत्र और पद से हटाए जाने से है। 95 लोकसभा उपाध्यक्ष और अन्य व्यक्ति के लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति का प्रावधान करती है। 96 में इनके पीठासीन नहीं होने का प्रावधान है। 97 में इनके वेतन और भत्ते हैं। 98 में संसद का सचिवालय। 99 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेना। अनुच्छेद 100 दोनों सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपति की चर्चा है। 101 में स्थानों का रिक्त होना। 2 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता और 103 सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय है। 104 अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान से जुड़े प्रावधान रखता है। तो ये हम लोगों ने इम्पोर्टेंट अनुच्छेद देखे जो संसद से जुड़े हुए हैं और संसद के जो प्रश्न बनते हैं संसद से उसको इसमें कवर किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी है, ये याद रखिएगा। विधानमंडल अर्थात राज्य की भी चुनाव होते हैं और राज्य चुनाव आयोग नहीं बल्कि केंद्रीय चुनाव आयोग कराती है विधानमंडल वाले। अगला चैप्टर है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों की सीटें आरक्षित की गई है। 6 आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है लोकसभा का कार्यकाल। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है, ये हालांकि प्रावधान पहले था, भारत के राष्ट्रपति करते थे। 104 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित व्यवस्था को निर्धारित तिथि 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया है। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है। लोकसभा और राज्यसभा के सबसे अधिक प्रतिनिधि भारत के उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक सीट महाराष्ट्र में है 48। राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहते हैं क्योंकि ये कभी विघटित नहीं होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश का उन्नाव है। लोकसभा का जो पहला आम चुनाव हुआ वो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच हुआ था। अब एक टर्म्स है जिसमें हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भारत के संचित निधि पर क्या क्या खर्च है, अन्य क्या क्या खर्च है, तो उसको देख लेते हैं। भारत के संचित निधि पर जो खर्च है इसमें सबसे पहले राष्ट्रपति का वेतन, फिर राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनके वेतन वगैरह भारत की संचित निधि से आता है। अगर भारत के ऊपर किसी प्रकार का ऋण है, कर्ज है या उसका भार है जिसका दायित्व तो भारत सरकार पर है तो ये संचित निधि द्वारा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश का जो वेतन पेंशन होता है वो
कैग का वेतन, भत्ता, पेंशन और ऐसे अन्य व्यय जो संविधान द्वारा या संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा संबंध में भारित घोषित किया जाए। यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दें तो लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकाल की समाप्ति के पहले उनके पद से हटाया जाता है। सभी सदस्य यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये याद रखिएगा। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तथा उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्य को शपथ दिलाना है। लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग जब पक्ष और विपक्ष में बराबर का वोट होता है ऐसी स्थिति में करते हैं। लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे ये जीवी मावलंकर जी थे। लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है। प्राक्कलन समिति जो होता है इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्यों के विधान सभाओं के द्वारा। ये नया संसद भवन से जुड़ा एक इन्फॉर्मेशन है। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया। इसको सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित किया गया है। इसका जो आकार है वो त्रिकोणीय है। संसद भवन जो है वो 4 मंजिला है और जो क्षेत्रफल इसने कवर किया है वो है 64,500 वर्ग मीटर। इसके 3 मुख्य द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। इसमें राज्यसभा में जो मतलब बैठने की जो क्षमता है, सीटिंग कैपेसिटी, वो 384 है, जबकि लोकसभा में बैठने की क्षमता 888 है। संयुक्त संसद अधिवेशन में बैठने की व्यवस्था 1272 है। लोकसभा का जो आंतरिक हिस्सा है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर तथा राज्यसभा का जो आंतरिक हिस्सा है वो राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को स्थापित किया गया है। पुराने संसद भवन का नाम अब संविधान सदन के नाम से दिया गया है। तो ये नया जो हमारा संसद बना है इससे जुड़े प्रश्न हैं जो पूछ सकते हैं। तो वो हम लोगों ने इम्पोर्टेंट चीज़ों को कवर किया। अब आगे आते हैं हम लोग जहाँ कवर कर रहे हैं संसद को। इंडियन पॉलिटी की एक और वीडियो इसके पहले आई हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ, आप उसे देख लीजिएगा। और एक ये वीडियो मिला के आपका NCERT का जो कंटेंट है वो कवर्ड हो जाता है। एक और चीज़ है, जितने भी विधेयक होते हैं वो सारे विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, लेकिन धन विधेयक जो होगा वो वित्त विधेयक होता है। यहाँ वो वेन डायग्राम से दिखाया गया है। आगे आते हैं। विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों में से कुल कितने सदस्य होते हैं? तो दोनों सदन का मिला के 25 होते हैं, जिसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। संसद में सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा, जबकि गैर सरकारी विधेयक जो होता है वो मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मीन्स 2 प्रकार का विधेयक है, सरकारी और गैर सरकारी। राष्ट्रपति द्वारा जो व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में 12 होते हैं। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्ता है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार रहीं। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। बिना राज्यपाल के संस्तुति या फिर अनुमति के इसे प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। जीवी मावलंकर जो है वो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे और इनके विरुद्ध आपको अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ऐसे भी जीवी मावलंकर ही हैं। लोकसभा का सचिवालय जो होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के अधीन होता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च संविधान को रखा गया है। भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित है। अब संसद में जो विधेयक लाए जाते हैं ये 2 प्रकार के विधेयक होते हैं। एक तो जो ऑर्डिनरी विधेयक होते हैं और एक धन विधेयक होते हैं। दोनों में हम लोग डिफरेंस भी देखेंगे। पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और देख लेते हैं। धन विधेयक संसद के किस सदन में पूरा स्थापित किया जाता है? लोकसभा में। और राज्य विधानमंडल की बात हो विधानसभा में, तो केवल लोकसभा, केवल विधानसभा। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? तो आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में जो भी राजस्व नीति जाती है भारत की संचित निधि में जमा होता है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है अगले वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पहले।
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। भारत की जो संचित निधि है, इससे धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य हो जाता है। लेखानुदान यानी वोट ऑन अकाउंट जो है, उस संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है, तो निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की शक्ति देता है। अब हम लोग ये इम्पोर्टेंट कर लेते हैं, साधारण विधेयक और धन विधेयक में क्या अंतर है। देखिए, साधारण विधेयक में लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी इसे प्रस्तावित कर सकते हैं। साधारण विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तावित कर सकते हैं। इसे मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्य दोनों के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं होती है। राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। राज्यसभा इसे अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है और आपको लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। साधारण बिल को दोनों सदनों की असहमति की स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाकर और उस पर चर्चा किया जाता है। साधारण विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है यदि इसे मंत्री ने प्रस्तुत किया हो, और इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत अस्वीकृत दोनों ही किया जा सकता है या फिर पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं। लेकिन जब धन विधेयक की बात आती है तो कुछ इसमें स्पेशल चीज़ आता है, जैसे इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाएगा, इसे केवल सरकार के मंत्री ही प्रस्तुत करेंगे, इसे सदन में राष्ट्रपति के संस्तुति के बाद ही लाया जाएगा। राज्यसभा इसमें संशोधित और अस्वीकृत नहीं कर सकती है और अधिकतम 14 दिन के लिए ही रोकेगी। लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करते हैं कि यह धन विधेयक है। इसमें दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर ही नहीं होता है, तो संयुक्त बैठक नहीं होता है। यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत हो जाए तो सरकार को रेजिग्नेशन देना पड़ता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि धन विधेयक और एक हो गया संविधान संशोधन विधेयक, इन दोनों मामलों में सदन का संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जाता है। तो ये धन विधेयक से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों द्वारा गठित होता है, तो उसमें केवल लोकसभा के मेंबर होते हैं। कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक के संबंध में हो सकती है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल 6 महीने का होना चाहिए। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे खर्च करते हैं, तो ये खर्च करते हैं बिना संसदीय स्वीकृति के। लोकसभा में विधेयक पर जो आम बहस होती है वो द्वितीय वाचन में होती है। कटौती प्रस्ताव, जिसको कट मोशन बोलते हैं, इसको और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो समापन प्रस्ताव यानी कि क्लोजर मोशन के नाम से जानते हैं। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए, मीन्स एक्सेप्ट कर लिया जाए, तो इसे राज्यसभा अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है, तो 14 दिन। उसके बाद ये एक्सेप्टेड माना जाता है। वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित न हो तो प्रधानमंत्री अपने मंत्री परिषद सहित त्यागपत्र दे देते हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में होता है। संसद का जो प्राक्कलन समिति है, ये राज्यसभा का प्रतिनिधित्व इसमें नहीं होता है, केवल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधि को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है और इसके लिए उसे किसी भी राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करना है। भारतीय संसद जो है वो समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति में जो सदस्य होते हैं वो केवल और केवल लोकसभा से ही होते हैं। वर्तमान में बात किया जाए तो राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिसमें 225 राज्य से हैं, 8 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र से आते हैं और 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है, तो ये विश्वास प्रस्ताव होता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की पहली संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी, तो ये दहेज उन्मूलन पर हुई थी 1961 में। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है, तो लोक लेखा समिति जो रिपोर्ट जारी करती है वो लोकसभा अध्यक्ष को देती है। भारत में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है।
संसद या विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह सदन को सूचित किए बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। चाहे वो संसद का मेंबर हो या विधानसभा का मेंबर हो, बिना सूचित किए लगातार 60 दिन अनुपस्थित है तो वो अयोग्य हो जाता है। राज्यसभा अगर कुछ संकल्प पारित कर देते तो फिर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जाता है? तो जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्य को रोकता है या फिर जो तथ्य है उसका गलत वर्णन करता है तो उसे रोका जाता है। संसद द्वारा वर्ष 1989 में कानून बनाकर नागरिकों के वयस्क होने की आयु को 18 वर्ष कर दिया गया है। लोकसभा में शून्यकाल की जो अवधि है वो अधिक से अधिक 1 घंटा की होती है। संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य होता है सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित होती है? तो न्यायिक समीक्षा से। भारतीय संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश से लिया गया है? तो ये भारत का सेल्फ मेड बना हुआ है 0 आवर। सदन की कार्रवाई का पहला घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। तो ये हम लोगों का रहा। अब इसमें ये जो फैक्ट था लोक लेखा समिति वाला, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। 22 सदस्य है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पे। चैप्टर है सर्वोच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो ये संसद के पास है। भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई स्वतंत्र भारत में, तो ये 28 जनवरी 1950 को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति होते हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो 34, यानी 33 अन्य और एक मुख्य न्यायाधीश। TDSAT टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपीलेट ट्रिब्यूनल के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण संसद करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद को है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जाएंगे? तो ये महाभियोग वाली प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रपति को जैसे हटाया जाता है। सेवानिवृत्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु वो अगर चाहे तो अन्य स्थान पर भी कर सकता है। इसके लिए उसे अनुमोदन की जरूरत होती है राष्ट्रपति से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 134(1) है। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की जो संख्या है वो कम से कम 5 रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय जो है वो भाग 5 में है, अनुच्छेद 124 से 147 तक। 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है। 26 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात है। 27 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात है। 28 में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। 29 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। 30 उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने की शक्ति जो है वो मुख्य न्यायाधीश को देता है। 31 में उच्चतम न्यायालय की जो आरंभिक या मूल अधिकारिता है उसका वर्णन है। 36 में अपील के लिए उच्च न्यायालय की विशेष अनुमति का प्रावधान है। 37 में उच्चतम न्यायालय के अपने निर्णयों की पुनर्विचार की शक्ति है। 41 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। और अनुच्छेद 143 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें राष्ट्रपति जो है वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन है। और अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति है। और अंतिम अनुच्छेद 146 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे। भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन आता है और अनुच्छेद 124 से 147 के बीच है ये। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन भत्ते पेंशन जो होते हैं सब संचित निधि पर भारित होते हैं, हम लोग ऊपर भी देखे हुए थे। केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय जो है इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है उच्चतम न्यायालय के। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत
किस वाद में प्रतिपादित किया था? तो एक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला हुआ था 1973 में, जिसमें संविधान के मूल ढांचे को प्रतिपादित किया था। केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है, ये याद रखिएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलेखन की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 137 है। संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत का स्रोत न्यायिक समीक्षा है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत मूल अधिकारों का क्षेत्र आता है। भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन थे। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 143 में। मूल अधिकार व्यक्ति को जैसे उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यह धारणा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त की थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो है वो मौलिक अधिकार इसकी सुरक्षा करेगा, इसका प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय के जो अपीलीय अधिकार है संवैधानिक विषय से जुड़े 132 में है, सिविल विषय वाले 133 में है, आपराधिक 134 में और विशेष अनुमति वाले अनुच्छेद 136 में है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जिसको जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं का अर्थ होता है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। भारत के न्यायालयों में से किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को। लोकहितवाद यानी कि पील जो है PIL की संकल्पना का उद्गम संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है और इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी की जाती है। ये हम लोग कर रहे हैं NCERT सार संग्रह और सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट साइंस और फिर अन्य अलग अलग चैप्टर्स अलग अलग सब्जेक्ट पे हम लोग NCERT सार संग्रह को लेके आते रहेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। न्यायाधीश को जो उन्मुक्तियाँ प्राप्त है उसका वर्णन अनुच्छेद 121 में है कि संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है। न्यायाधीश के अपने कर्तव्य निर्वहन या आचरण के बारे में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, किंतु जब ऐसे न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव चल रहा हो तो फिर उसकी चर्चा संसद में की जा सकेगी, नहीं तो ऐसे न्यायाधीश के जो भी कार्य है उस पर संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाया गया है। न्यायालय की अपनी कुछ अवमानना है, जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में हम लोग चलते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय के अवमानना के संबंध में शक्तियों का प्रावधान किया गया है, जिसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कहते हैं। न्यायपालिक न्यायाधीशों पर प्रतिबंध कब लगता है, यह हमारा आखिरी टॉपिक है। कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है वो भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकता। अनुच्छेद 124(7) के तहत ये प्रावधान है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले जो वीडियो है इसमें राज्य विधानमंडल या राज्य से जुड़ी चीज़ें बची हुई है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल इसमें इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले इम्पोर्टेंट वीडियो में।